इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। नमस्कार, ओम शांति। दर्शकों, आपका कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी जी के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड से हम आदरणीय हंसा बहन जी से सुन रहे थे दादी जानकी जी के कुछ विशेष अनुभव और उनके साथ बिताए हुए कुछ पल, ऐसे पलों के अनुभव जो हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी हैं। आगे इस एपिसोड में भी हम दादी जी के बारे में ऐसी बहुत सारी विशेष बातें जानेंगे। तो हंसा बहन आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। हंसा बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप दादी जी के जीवन के बारे में इतनी विशेष बातें हमारे सामने रख रहे हैं। तो हम और भी आपसे जानना चाहते हैं कि दादी जी का, जैसे पिछले एपिसोड में आपने बताया कि दादी जी का दादी प्रकाशमणि जी के साथ कैसा संबंध था, उसी अनुसार हम अभी जानना चाहते हैं कि दादी गुलजार के साथ, क्योंकि दादी गुलजार को दादी जानकी बहुत बार कहते थे मेरी सखी है और सखी कह के याद करते थे। तो उनके साथ दादी जी का कैसा संबंध रहा है? बहुत ही गहरा संबंध, क्योंकि अभी तो गुलजार दादी और उनके ऊपर ही डिपेंड करते थे जो भी है जी। क्योंकि जब भी कुछ बातें होती थी तो दादी हमेशा दादी गुलजार को कहते थे कि मेरे लिए कुछ संदेश लेके आओ। अच्छा। तो ऐसे करके बहुत रिस्पेक्ट, रिगार्ड भी रहा है। जब भी दादी शाम को क्लास में जाती थी तो हमेशा वो शी यूज्ड टू मेक अ पॉइंट कि मेरे को दादी के पास हेलो करने जाना ही है। तो शक्ति भवन आसपास है, तो दादी को हर शाम को दादी गुलजार के पास जाते थे और फिर ये भी कहते थे कि मेरे लिए कुछ संदेश लेके आना। तो गुलजार दादी भी उनके लिए बहुत प्यार था, एक जैसे दोनों फ्रेंड्स थे। बहुत गहरा रिश्ता था। आज दिन तक दादी उनको बहुत मिस करती थी, याद करती थी। आप सभी ने देखा भी है जो वो लौट के आ जा। तो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप था। गुलजार दादी भी दादी के लिए 2 लाइन चिटकी में लिख के दादी के लिए, बाबा ने आपके लिए ये बोला, बाबा ने ये तो जब घर में आती थी इतनी खुश होती थी, इतनी खुश होती थी कि आओ सुनो बाबा ने मेरे लिए क्या बोला। और फिर वो पढ़ती थी, 2 लाइन भी थी, बहुत खुश थी। और फिर फोल्ड करके बहुत प्यार से अपने चश्मे के जो ग्लासेस का केस होता है तो उसमें रखती थी। उसमें हमेशा दादी जब भी देती थी आके उसमें डाल देती थी। तो काफ़ी चश्मा का केस भर गया था। फिर तो हमको वो एक फैंसी एनवलप्स जो आते हैं उसमें हम, आज दिन तक भी मेरे पास वो बाबा के दिए हुए ब्लेसिंग्स है। तो बहुत मानती थी गुलजार दादी को, दादी जानकी के लिए भी। और कई बारी उनको मिलने भी गई, दादी को प्यार। दादी हमेशा उनको कहती थी कि आप कुछ बोलो, आप कुछ बोलो। तो जैसे गुलजार दादी की जब तबीयत खराब होती थी, कभी दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता था, अभी तो जैसे दादी गुलजार बॉम्बे में रहते हैं, तो दादी के मन में इच्छा होती थी दादी से मिलने की? बहुत है,
बहुत ही। लेकिन कभी शरीर के कारण से वहाँ नहीं जा पाई, लेकिन कनेक्शन हमेशा उनके साथ जुड़ा रहता था। कई बारी फिर हम वीडियो मैसेजिंग या वॉइस मैसेजिंग भर के भेज देते थे। फिर हम बोलते थे नीलू बहन को, तारा बहन को दादी को सुनाना, दादी को कान में सुनाना, ताकि वो दादी का आवाज़ गुलजार दादी के कानों में पड़े। तो इस रीति से बहुत सारे हम भले जा नहीं पा सकते थे, लेकिन वॉइस मैसेजेस, वीडियो रिकॉर्ड जरूर भेजा है जी। बहुत बारी भेजा है। जब भी दादी ठीक होते थे कुछ न कुछ आवाज़ भर के वो सेवा जरूर किया। कनेक्शन हमेशा रहते थे। और जब दादी की तबीयत और बिगड़ती गई, लेकिन हमेशा गुलजार दादी को याद करती है। और बाबा ने उनको कितना दिया है, अव्यक्त बाप दादा ने भी हमेशा फोटोज के रूम में रहता है। वो हमेशा लेटे लेटे भी उन फोटो को देखती रहती है, पूर्वजों का फोटो देखती रहती है। तो कनेक्शन तो बहुत गहरा था। और दादी हमेशा समझती थी कि मैं अकेली नहीं, मैं ये आत्मा अकेली अंदर नहीं है, मेरे साथ सब दादियों की शक्ति मेरे को चला रही है। ये बोलती भी थी और फील भी करती थी कि ये मैं आत्मा इस शरीर को नहीं चला रही हूँ, ये सब दादियों की जो आत्मा है, शक्ति है, वो मेरे को चला रही है। तो आज दिन तक वही मैसेज, तो बहुत ही गहरा संबंध था सब दादियों के साथ, और विशेष करके गुलजार दादी के साथ। हमेशा वहाँ उनके पास रहती थी, जाती थी, मिलती थी। तो बहुत रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड दादी का रहा था। एक बारी दादी, हमने सुना कि दादी बॉम्बे जा रही है, ये 2 साल पहले की बात है। तो जब उसको पता चला दादी बॉम्बे, तो उस समय दादी का सैलाइन चढ़ रहा था और यूरिन बैग सब कुछ दादी खटिया में थी, काफ़ी बीमार थी। तो दादी की दवाइयाँ चल रही थी, एंटीबायोटिक्स भी चल रही थी। जब उसने सुना कि दादी को भी लेके जा रहे हैं, दादी से अंदर से बहुत ही जैसे दुख जैसा महसूस हुआ कि नहीं, मेरे को जरूर दादी से मिलने जाना है। ऐसी कंडीशन में भी आप सोचो, सारा सैलाइन उतार दिया, वो बंद करवा दिया, एंटीबायोटिक, वो कहा कि मेरे को लेके जाओ। हमने बोला दादी सुबह का समय है, बहुत ठंडी है, सुबह 7 बजा था, बहुत ठंडी है। तो कहते हैं नहीं, मैं कैसे भी करके मेरे को लेके जाओ, दादी अभी चली जाएंगी। तो हमको सारा सैलाइन बंद करवाया, एंटीबायोटिक बंद करवाई, और फिर हम कैसे भी करके व्हीलचेयर में उसको बिठाया और ब्लैंकेट लपेट के उसको अच्छी तरह पैक करके हम दादी को मिलने के लिए लेके गए। इतना दादी को, दादी के लिए बहुत ही प्यार था, और दोनों आपस में मिले, तो प्यार बहुत ही। और फिर निकलने समय भी नीलू को बोला था कि बस कुछ नहीं, सिर्फ खिड़की के आगे गाड़ी खड़ी करना और मैं ऐसे बाबाई करूँ, ऐसे बाबाई करो, प्लीज़ आप गाड़ी को खड़ी करना उसी समय। लेकिन फिर हम दादी को लेके आया, वापस लिटाया, वापस सैलाइन चढ़ाया, वो किया, और खिड़की के आगे ही हमने दादी को सुला दिया था। लेकिन फिर कारण गाड़ी रुकी नहीं, और फिर दादी ऐसे ही इंतज़ार करती रही। लेकिन दादी को अंदर से दादी के लिए बहुत प्यार था, बहुत बहुत फील किया दादी ने उस समय। तो दादी की दिनचर्या क्या रहती थी? जैसे आप दादी के साथ अंग संग रहे, तो सुबह कितने बजे दादी उठते थे? और फिर लंदन से ही दादी को अंदर अमृत वेले के लिए बहुत ही महत्व था जी, क्योंकि वो जो शक्ति हम उस समय भरते हैं, दिन भर में कारोबार में बिजी हो जाते हैं, तो वो ही शक्ति जो है हमको बल मिलता था, पावर मिलती थी। तो उस समय बहुत ही जैसे स्ट्रिक्ट भी रहती थी, न सिर्फ अपने ऊपर, हर एक के ऊपर, जैसे ध्यान खिंचवाना, उनको अमृत वेले के लिए खास उसकी विशेष बातें वो बताती थी। और जब हम यहाँ भी आए तो दादी कोई दिन
मिस नहीं किया। हाँ, पिछले 5 साल क्योंकि काफ़ी अभी तो उम्र भी हो गई थी, काफ़ी तकलीफ भी बढ़ गई थी, लेकिन 10 साल मैं समझती हूँ अमृत वेला हमेशा कॉन्फ्रेंस हॉल में गई होंगी या दादी जी मीटिंग हॉल में, या पार्टी आती थी तो डायमंड हॉल में योग कराने जरूर जाती थी। तो एक बारी क्या हुआ कि हम उनको हमेशा योग में ले जाते थे 4 बजे, और नज़दीक था तो हम पैदल चले जाते थे। उस समय दादी को तो डायमंड तब तो चलती भी थी, वो 2014 में जब गिरी तो थोड़ा तकलीफ हो गया, उसके पहले तो चलती ही थी। दादी डायमंड हॉल का राउंड भी लगाती थी, तो वो अमृत वेला चल के जाती थी। जब जाना होता था तो एक बार क्या हुआ, वैसे तो मैं हर समय ले जाती हूँ, एक बार मेरे आँख लग गई। सिर्फ जैसे हम 3:45 उठते हैं, उसको कुछ पिलाते हैं, तो उस समय तो मेरी आँख खुली, जो 3:45 के बाद आँख खुले। फिर मैं तुरंत देखा दादी है नहीं रूम में, फिर मैं सिटिंग रूम में दादी को ढूंढूं, दादी वहाँ दिख नहीं रही है। फिर हमने देखा कि ये दरवाज़ा खुला है, तो सब कुंडे लगे हुए थे, स्टॉपर लगे हुए थे, तो दादी तो इतनी छोटी है, तो फिर भी दादी ने कैसे भी करके ऊपर का जैसे स्टॉपर खोला, लॉक खोला, 2-3 चीज़ें खोली, स्टॉपर खोला और चल पड़ी। तो इतना उनके अंदर बाबा को योग करना है और बाबा को याद करना है, अमृत वेला का समय है जी। तो वो तो चल पड़ी। मैं देख के हैरान हो गई दादी, मेरे को इतना शौक लगा कि हाय, इतनी उम्र में भी दादी को इतना उत्साह था। बहुत ही। फिर कई समय के बाद वो जैसे ग्रुप्स को बुलाती थी, तो एक बारी भंडारे वालों को बुलाया। आप मुरली कब वही हम जानना चाहते थे आपसे कि मधुबन के लोगों को भी दादी बुला बताती हूँ वो। तो वो एक बारी भंडारे वालों के साथ बैठी, तो फिर उनको पूछा गया कि आप किस समय मुरली सुनते हो, तो वो लोग कह रहे कि हम क्लास में नहीं आ पाते, हमारा नाश्ता बनाने का समय होता है, तो हमें वहाँ टीवी लगी पड़ी रहती है या माइक पर सुनते हैं। तो दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इस रीति से सेवा में बिजी है। तो फिर दादी ने ही यज्ञ में सिस्टम बनाई, वो एक सिस्टम बनाई कि चलो आप उस समय मुरली के समय नहीं आ पाते हैं, अमृत वेला तो करते हैं ना, तो अमृत वेले के बाद तुरंत बाद मुरली सुनो। उस समय कोई मुरली सुनाए, आप मुरली सुनाओ, सुनो और फिर आप सेवा में जाओ, ताकि आप लोगों की मुरली मिस नहीं होए। आज कितने हजारे लोग इस रीति से करते हैं कि अमृत वेले के बाद जो दादी ने सिस्टम चालू किया वो आज दिन तक चालू है। तो वो बहुत ही उन्हों के लिए भी फ़ायदा हो गया, जो सेवादारी है, जो घर वाले हैं, तो आज दिन तक भी अमृत वेले के बाद मुरली सुनते हैं। और दूसरा, जैसे कि दादी देखती थी हमेशा, जब यहाँ 2007 के बाद कई लोग शाम के निमाशाम योग के समय लोग इधर उधर घूमते हैं, तो दादी हमेशा कहती थी कि मैं क्लास में जाऊंगी, आधा घंटा योग कराऊंगी और योग के बाद क्लास सुनाऊंगी। तो उस स्थिति से सारे घर वाले भी सब नज़दीक आ जाते हैं, जो भी सेवादारी इधर उधर घूमते हैं वो भी आके सुनते थे, जो भी घर में थे उनको पता चलता था कि दादी क्लास आज कराने वाली है, दादी योग करा। तो नीमा शाम का योग भी उसके ऊपर भी बहुत अटेंशन खिंचवाया, क्योंकि सारे दिन बिजी रहते तो अपने को क्या कौन सा टाइम दिया, पर्सनल टाइम किसका कौन सा समय दिया। तो ये भी एक नियम बनाने के लिए हम सभी के ऊपर फ़ायदा होगा कि चलो ये समय हमारे लिए है। और फिर
लंदन में थी तब भी दादी क्या करती थी कि 4 के 8 के बीच में जितना हम शांत में रहेंगे उतना अपने लिए जैसे फायदेमंद है, मनोबल बनाने के लिए भी हम उस समय चर्न भी कर सकते हैं जो भी है। तो ऐसे ऐसे जो प्रैक्टिकल हमारे जीवन की लिए बातें थी वो हम दादी के द्वारा ही सीखी। तो दादी जैसे पर्सनल टच कैसे देते थे? जैसे बहुत दादी के पास बहुत सारे ईमेल्स आते होंगे आपके पास, तो डेफिनेटली आप ही दादी को पढ़ करके ईमेल सुनाते होंगे, तो उसका रिप्लाई दादी डिक्टेट करते थे आपको और आप लिख करके भेजते थे या फ़ोन के द्वारा? तो वो पर्सनल टच दादी कैसे सभी जो भी परिवार के लोग हैं या बाहर भी वाले हैं तो दादी से बहुत प्रेरणाएं लेते होंगे, तो वो कैसी महसूसता दादी देते थे? तो क्या है लंदन में तो जैसे जयंती बहन के साथ हमेशा घंटे घंटे इन्हों का यही कारोबार चलता था, कम्युनिकेशन। इतने सारे सेंटर्स भी थे तो कोई सेंटर्स में कुछ जवाब भी देना है, कोई अर्जेंस कोई बताना भी होता है पर्सनल या किसी के कुछ घटना हो गई है। एक दिन भर में इन्हों का जो कारोबार इसी रीति से दुनिया के साथ कनेक्शन रिलेशन रहता था, बहुत क्लोज रहता था, जो आज दिन तक भी जयंती बहन वो करती आ रही है अभी भी। जैसे बहुत ऐसे नहीं कि हम छोड़ देते, इतने ईमेल आए चाहे 200 आए चाहे 400 आए उनका जवाब तो देना ही है क्योंकि जैसे रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। तो उस रीति से जब दादी यहाँ शिफ्ट हुई तो फिर अभी क्या करे, तो मेरे को भी जैसे आईपैड ला के दिया, ब्लैकबेरी ला के दिया, तो सब जो प्रश्न होते थे जो भी ईमेल्स होते थे तो हमको जयंती बहन वहाँ से फॉरवर्ड करती थी। अच्छा। तो फिर उन्हों का जवाब फिर कभी कभी लिखवाते थे, ज़्यादा करके वॉइस मेल में जो दादी का, क्योंकि वो फिर डायरेक्ट जवाब वो सुन सके। मैं लिखूँगी तो 2 लाइन लिखेंगे लेकिन वॉइस मेल तो जस्ट एज इट इज़ दादी का भावना जो है, जो कहना चाहते हैं वो सब उसमें कन्वे हो जाता है। तो उस रीति से कम्युनिकेशन उनका बहुत साल चालू था। फिर कई साल से जब दादी की शरीर थोड़ा डिटेरियोरेट हुआ, जब थोड़ी बीमारी भी आई, हाँ, तो ब्रेन का भी इफ़ेक्ट थोड़ा सा हुआ, तो भूल जाती थी, कुछ याद नहीं रहता था। तो फिर जयंती बहन ने फिर सोचा कि नहीं अभी दादी भले हम ही डील कर लेंगे उस सिचुएशन को। तो इस रीति से जयंती बहन ने काफ़ी अपने ऊपर कारोबार ले लिया, दादी का निश्चिंत किया। हंसा बहन, अभी हम आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहते हैं, सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं कि जब दादी शरीर छोड़ रहे थे तो उससे पहले, क्योंकि दादी अहमदाबाद में एडमिट हुए, फिर अहमदाबाद से आप दादी को यहाँ लेकर आए, तो अंतिम स्थिति कैसी थी दादी की? तो वो पूरा ही दृष्टांत आप हमें सुनाएं कि उस समय आपको क्या महसूस हुआ और दादी को कौन सी शक्तियाँ विशेष प्राप्त हुई और ऐसी कौन सी दादी की इच्छाएं थी विशेष परमात्मा से जो परमात्मा ने वो पूर्ण की, वो इच्छाएं उनके अंतिम समय में, तो वो विशेष क्या अनुभव आपका रहा? जब हम आबू में लेके आए तब हम दादी को देख रहे थे कि जैसे इस दुनिया में है ही नहीं, बहुत ही उपराम स्थिति में थी दादी। जैसे जो भी यहाँ चल रहा था उसका कोई जैसे कोई फीलिंग नहीं थी। ऐसे ही लग रहा था कि सारा टाइम बाबा के साथ ही है, जैसे बाबा के साथ वार्तालाप ऊपर कर रही है। क्या आपने दादी को बताया था कि इस संसार में इस समय एक महामारी फैल रही है, तो ये बात आपने दादी को उस समय बताई थी? जी। जैसे संसार में आज विश्व में एक महामारी फैली हुई है, कोरोना वायरस सब जगह फैला हुआ है, तो ये बात दादी को आपने बताई थी? नहीं बताई। हमने कभी दादी को संसार में क्या हो रहा है, चल रहा है, इस समय नहीं बताया। अच्छा। क्योंकि दादी इस स्थिति में थी, बहुत उपराम थी, बाबा के साथ थी, और जो 2 शब्द जो निकलते थे बाबा
बाबा मम्मा दो शब्द जो निकलते थे, तो उसी समय हमको यही लगता था कि इस दुनिया से तो बहुत ही पार हो चली गई है, जी जी, बहुत ही दूर है, इस दुनिया में जैसे है ही नहीं। ठीक है, उसका शरीर को जो जैसे करते थे वो करने देती थी, लेकिन जैसे सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ ही है, जी जी। वो स्थिति थी। तो फिर आपको किसने प्रेरित किया कि आप अहमदाबाद से दादी को यहाँ माउंट आबू में शिफ्ट करें? जी, हमको उस समय ख्याल आया जबकि 17 मार्च को दादी का जो पाइप लगाया हुआ था, जी, तो हम दादी के पास खड़े थे, तो उस समय हमको उसका देखा नहीं जाता था। और जिस रीति से दादी ने बहुत वीक थी, तो जैसे दादी ने अपना हाथ, दोनों हाथ ऐसे उठाया और जैसे कि हाथ ऐसे घुमाया, जैसे घुमाया और फिर जैसे ऐसे अपनी बाहों में लिया। जी, तब उस समय मेरे को अंदर से ख्याल आया, जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज ही कह रही थी, अभी यहाँ से मेरे को लेके चलो। जी, उसी समय ही मैंने अंदर से नक्की किया था, फिक्स किया था कि बस अभी तो अब दादी को यहाँ से शिफ्ट दादी करना को है। जो इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी, तो वो हमको पूरी करनी है। दादी की अंतिम इच्छा थी कि मैं मधुबन में शरीर छोड़ूं। जी जी जी। तो फिर दूसरे दिन सारे डॉक्टर्स को भी बोल दिया था हमने कि ये दादी की इच्छा थी। सारी रात वो मैं सोई नहीं, बहुत रोना आ रहा था कि वो सीन बार बार मेरे सामने आता था। जी, दादी जिस रीति से मेरे को प्यार कर रही थी, जिस रीति से जैसे मेरे को हाथ घुमा रही थी, तो कड़ी कड़ी वही मेरे सामने आज दिन तक। तो यहाँ पे जब ग्लोबल हॉस्पिटल में आपने दादी को शिफ्ट किया, तो उस समय हमने सुना कि आप कह रहे थे अपने अनुभव में एक बार कि दादी ठीक होने लगी थी। हाँ, और आपको ऐसी अंदर में लगा कि शायद दादी ठीक हो जाएंगे। हाँ, तो क्योंकि सब जैसे बाईपैप थी वो उतर गई, जी, और जो ऑक्सीजन था, दादी अपने आप श्वास ले रही थी। वो जो फिजियोथेरेपी बहन जो आती थी, वो भी अच्छी तरह उसको एक्सरसाइज करा रही थी। जी, दादी बहुत उपराम थी, लेकिन ये सब चीज़ें उसको ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो हमने तो लगा कि थोड़ा ठीक हो रही थी, लेकिन बाबा को दादी का अपना ही प्लान था जी। कि तो इस रीति ऐसी से। कौन सी दादी की इच्छाएं थी बाबा से जो बाबा ने पूर्ण की उनकी एंड वो समय ही में? कि मेरी अंत गति कैसी होनी चाहिए, जी, अंत जी, समय मेरा कैसा होना चाहिए। जी, क्योंकि जब हम 2007 से यहाँ रहने लगे, तो दादी ने अनेक दादियों का अंतिम घड़ी देखी। बड़ी जी, दादी जी, का जी, भी देखा, किस रीति से शरीर छोड़ा है। पर दादी का भी देखा, मनोहर दादी का भी देखा, शांतामणि दादी का भी देखा, जी, जी, अनेक दादियों का देखा। तो दादी को अंदरूनी वो बहुत था ते मेरी अंत घड़ी कैसी हो, जी, मेरे को इस रीति से शरीर नहीं छोड़ना है। और बहुत अंदर से वो यही बात इच्छती थी कि मेरी अंत घड़ी हो तो कैसी हो। और उस पर कई साल पहले दादी ने एक बुक भी नेवल द्वारा लिखवाई थी, अच्छा, हाउ टू डाई एंड हाउ टू लिव। ओके, तो वो बुक भी लिखी थी, लेकिन मेरी अंत घड़ी कैसी हो दादी लास्ट स्टेज 1-2 साल भी जैसे जब बीमार रहती थी तो हमको सुनाया करती थी कि हंसा अभी मेरा शरीर कैसा है। लेकिन हमेशा पूर्वजों का फोटो को देखती थी और बहुत गंभीर अंदर ही रहती थी, जैसे कुछ सोच रही है, कुछ ख्याल कर रही है। हम सभी ने ये महसूस किया कि दादी की स्थिति बहुत नष्टो मोहा थी
और किसी के साथ उनका विशेष जैसे लगाव है ही जरूर नहीं, जरूर, जैसे किसी का के साथ संकल्प ही नहीं और है। लास्ट में भी जी। किसी को ना याद करना किसी को। लेकिन मेरा बड़ा बहुत सौभाग्य रहा कि जिस समय उसने शरीर छोड़ा था मैं उस समय वहाँ थी। हम सबका भी ये सौभाग्य रहा कि जब दादी ने शरीर छोड़ा तो हम सब भी दादी के वो दिव्य और भव्य हमने शरीर के दादी के दर्शन किए। तो हम सभी जो भी हैं दादी को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि भी देते हैं और आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि दादी के साथ के विशेष इतने अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किए। दर्शकों, हमने जाना दादी जान की कैसी शख्सियत थे, कैसा उनका जीवन रहा और अंतिम समय में भी उनकी कैसी स्थिति रही। हम सबको दादी जी के जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं और ऐसे ही अनुभव और भी हम चाहते हैं सुनना, जानना दादी जी के बारे में। तो हमारी इस संस्था के और भी वरिष्ठ भाई बहन हमारे साथ आगे की श्रृंखलाओं में जुड़ते रहेंगे और हम जानते रहेंगे कि दादी जानकी जी की ऐसी कौन सी प्रेरणादायक शिक्षाएं थी जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस कार्यक्रम कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी जी के साथ आप सभी जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ऐसे ही अनुभवपूर्ण बहुत सारे एपिसोड्स जो आगे आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।